Hello, viewers. Today we have a new chapter from parts of a speech, and that is conjunction. You have already seen noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, and its kinds also in details. आपको याद होगा कि अंग्रेजी की दुनिया में 8 प्रकार के शब्द और 5 प्रकार के सेंटेंस की अहम भूमिका है। आप यह भी महसूस करते हैं कि प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में यदि हमारा ज्ञान, यदि हमारी पकड़ टेंस पर, मॉडल्स पर है, तो हम एक्टिव और पैसिव के माध्यम से एक आर्ट को डेवलप कर लेते हैं। यानी एक ही अर्थ के सेंटेंस को हम दो अलग अलग तरीके से लिख पाने में और बोल पाने में सक्षम हो जाते हैं। एक्टिव और पैसिव यह अवसर प्रदान करती है कि हम एक ही वाक्य को दो अलग अलग तरीके से लिख भी सकें और बोल भी सकें। जहां तक नरेशन आपको शुद्धता की ओर लेकर के जाता है और मौका देता है, अवसर देता है लंबे लंबे सेंटेंसेस को, बड़े सेंटेंसेस को शुद्धता के साथ लिखने और बोलने का। No doubts, words plays a vital role for the formation of sentences. And these words, from noun to preposition, which you have understood very well in the previous videos, those are very conducive, those are very helpful for the formation of your sentence, what you are going to explain or write. Today, we have conjunction from the word group. When we say conjunction, let us start and try to understand the chapter. When you say conjunction, it simply denotes, it simply explains, it simply says that a word that is used to join words or phrases or sentences is called a conjunction. हम लोग शब्दों को सीख रहे हैं, अनेकों प्रकार के शब्दों को हम लोगों ने सीखा है। कंजक्शन का क्या काम है? कंजक्शन का मूल काम है वर्ड्स को जोड़ना, फ्रेजेज को जोड़ना या फिर सेंटेंस को जोड़कर एक कर देना। प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग कार्य हैं। 8 प्रकार के शब्द हैं और 8 का कार्य बिल्कुल अलग अलग होता है। यदि आप नाउन की बात करते हैं तो दुनिया की सारी चीजें नाउन है। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि यह नाउन का सिर्फ वाक्य में एक कार्य है। यह या तो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आने वाले शब्दों की जानकारी देता है, इसका भी मात्र एक काम है, या तो यह सब्जेक्ट बनेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा। एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करता है, जो सुंदरता बढ़ाता है नाउन या प्रोनाउन का, इसका भी सिर्फ एक काम है,
या तो ये नाउन की विशेषता बतलाएगा या प्रोनाउन की। वर्ब दैट सिंपली शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन, इसका भी सिर्फ एक काम है, सब्जेक्ट का या नाउन या प्रोनाउन का एक्शन को बतलाना। अगर आप एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बतलाने का कार्य करता है, मात्र एक कार्य है। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बतलाने का काम करता है। और कंजक्शन या तो शब्दों को जोड़ता है या फ्रेजेज को जोड़ता है या सेंटेंसेज को जोड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज की इस पीरियड में, आज की इस क्लास में आपको उन शब्दों से सामना होगा, उन शब्दों को आप जानेंगे, उन शब्दों को आप सीखेंगे जिसके बल पर आप दो शब्दों को, दो फ्रेजेज को या दो सेंटेंसेज को जोड़कर एक कर देंगे। कंजक्शन किसे कहते हैं? अब आपको सहज रूप से मस्तिष्क में आ चुका होगा कि कंजक्शन, ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और phrases or sentences. Let me write this definition for all of you. Conjunction is a word used to join words, phrases or sentences. A conjunction is a word that is used to join words, phrases or sentences. सवाल ये उठता है कि क्या कंजक्शन के द्वारा, कंजक्शन में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो हम लोग करेंगे अध्ययन शब्दों का। प्रोनाउन में आप किस चीज का अध्ययन किए हैं? तो वहां भी अध्ययन किए हैं शब्दों को। एडजेक्टिव में आप किन का अध्ययन किया है? तो वहां पर भी अध्ययन किया है शब्दों को, और उसी मुताबिक उसका आप इस्तेमाल अपने वाक्यों में करते हैं। यह कंजक्शन समझने की दृष्टिकोण से इस चैप्टर को मैं दो भागों में बांट रहा हूं, गौर करेंगे। इसे दो भागों में बांट रहा हूं। सबसे पहले को एक नाम देता हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा भाग जो है उसे हम लोग डाल रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपने अनेकों प्रकार देखा है, नाउन का भी प्रकार देखा है, प्रोनाउन का भी प्रकार आपने देखा है, एडजेक्टिव का भी, वर्ब का भी, एडवर्ब का भी, प्रीपोजिशन का भी और कंजक्शन का आज आप अवलोकन कर रहे हैं। इन प्रकारों में सुविधा यह होती है कि हम वैसे शब्दों को जानने में, समझने में, सीखने में अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और उसका जरूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, तो इसके भी कुछ भेद हैं जो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। इसका एक भेद होता है, कंजक्शन में जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उसे एक ग्रुप दे दिया गया, कुमुलेटिव कंजक्शन। अब सवाल ये उठता है कि कुमुलेटिव कंजक्शन हम किसे कहेंगे? इसको सीखना और आसान है। कंजक्शन तो है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, लेकिन ये कुमुलेटिव कंजक्शन से क्या तात्पर्य है? तो कुमुलेटिव कंजक्शन हम कहते हैं उन शब्दों को
cumulative conjunction that simply adds one statement or fact to another. Cumulative conjunctions are those which adds one statement to another. तो ऐसे शब्दों को जो एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ेगा उसे हम कुमुलेटिव कंजक्शन के नाम से जानेंगे। दूसरा कंजक्शन हम कहते हैं, शब्दों को मैं थोड़ी देर में परिचित करा रहा हूं। दूसरा जो हमारा कंजक्शन है उसे नाम दिया जाता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब ये एडवर्सेटिव कंजक्शन को हम कैसे समझे, हम कैसे जाने? एडवर्सेटिव कंजक्शन, conjunctions that expresses opposition. Just try to understand. Those conjunction, those words that expresses opposition or contrast between two statements. दो वाक्यों में जहां पर कंट्रास्ट होगा, विरोधाभास होगा, वैसे वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शन को, जोड़ने वाले शब्द को हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। मैं इन सारों का, इन सारे का एग्जाम्पल के सहित आपसे डिस्कशन में जरूर डालूंगा। तीसरा जो कंजक्शन होता है उसे हम जानते हैं एक नाम से, और उसे कहा जाता है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव कंजक्शन, या फिर इसको आप एक नाम और भी दे सकते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसका अर्थ क्या होगा? Those words, those conjunction that express a choice between two alternatives. Wherever you got two alternatives and you have to choose one, such sort of conjunction, such sort of words are known as disjunctive or alternative conjunction. और चौथे को हम लोग जानते हैं इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन को कैसे समझें? कंजक्शंस और दोज वर्ड्स टू हेल्प two sentences into one, conjunction that expresses an inference. Those conjunction which simply indicates, which simply expresses inference, that is said to be elative conjunction. वह कंजक्शन का शब्द जिसके यूज करने पर हमें अनुमान, इन्फेरेंस करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो वैसे कंजक्शंस को हम इलेटिव कंजक्शंस के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है, इस कंजक्शन में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं वैसे शब्दों को, वैसे वर्ड्स को जिसके बल हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या फ्रेजेज को ज्वाइन करते हैं। बिकॉज सिंपली कंजक्शन स्टैंड्स ए वर्ड that is used to join words or phrases or sentences called conjunction. Connective and linkers. Perhaps you have remembered these words also, connective and linkers. यह शब्द का भी रोल कुछ हद तक मिलता जुलता है। वह शब्द जिसका काम किसी दूसरे शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ना है, कनेक्टर्स कहलाते हैं, लिंकर्स कहलाते हैं। कंजक्शन तथा प्रीपोजिशन कनेक्टिव है, नो डाउट। कभी कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा प्रोनाउन भी कनेक्टिव का काम करते हैं। गौर करेंगे, इन सारी तथ्यों को मस्तिष्क में रखकर शब्दों को सीखने का प्रयास करें, उन शब्दों को सीखने का प्रयास करें जिनके बल पर हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं।
दूसरा जो पार्ट है कंजक्शन का, इसे आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस पार्ट्स को हम लोग अगली पीरियड में अवलोकन करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर आपकी सहायता कर दे रहा हूं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। इसे अगर आप डिपेंडेंट कहते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। डिपेंडेंट, इसे आश्रित वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। आश्रित वाक्य, जाहिर सी बात है, जब वो आश्रित है तो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो आश्रित है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वह डिपेंडेंट है, वह आश्रित है। तो वह सेंटेंस जो अपना अर्थ अपने आप में पूरा न रखता हो, दूसरे पर डिपेंड करता हो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, डिपेंडेंट कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि वह अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखता। और जिस पर अपने अर्थ को पूरा रखने की जिम्मेवारी छोड़ता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज के नाम से जानते हैं। ये क्लाउज की चर्चा आ गई। क्लाउज, क्लाउज को सिंपली एक सेंटेंस कहा जाता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लाउज क्या है? व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज इज सिंपली ए काइंड ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसको सीखने का कार्य हम आगे करेंगे, क्योंकि आज मैं पूरा पूरा कंसंट्रेटेड हूं आपको उन शब्दों से परिचय कराने के लिए जिनके द्वारा हम सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज जब आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रकार के सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। गौर कीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Simple sentence, compound sentence, and complex sentence. This is the simple structure of sentences we usually use during our speaking and writing. But at present, we are learning words. सवाल यह भी उठता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसे आप डिपेंडेंट कंजक्शन कहते हैं, डिपेंडेंट कंजक्शन के नाम से जानते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं, यह भी बेसिकली तीन प्रकार का होता है। हल्का सा मैं ब्रीफ कर रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रिंसिपल क्लाउज की बात नहीं कर रहा, मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहा हूं, और यह तीन प्रकार का होता है। और जब ये क्लाउज बनता है तो इसे हम जानते हैं नाउन क्लाउज के नाम से, एडजेक्टिव क्लाउज के नाम से, और अंतिम एडवर्ब क्लाउज के नाम से। नाउन क्लाउज किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, वाक्य में जो नाउन का कार्य करेगा उसे हम नाउन क्लाउज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लाउज किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो एडजेक्टिव का काम करेगा उसे हम एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ाना, मॉडिफाई करना, विशेषता को बतलाना। एडवर्ब क्लाउज किसे नाम देते हैं? तो एडवर्ब क्लाउज वाक्य में जो एडवर्ब का कार्य करे, और एडवर्ब का कार्य क्या है? मात्र चार, व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ। आपको याद होगा, यदि कारण बतला दे, स्थान बतला दे, समय बतला दे, तरीका बतला दे, तो एडवर्ब क्लाउज होगा। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। हम लोग सीख रहे हैं कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन, कैसा कंजक्शन? तो कंजक्शन वर्ड्स को सीख रहे हैं, वैसे वर्ड्स को सीख रहे हैं जिसके बल पर या तो शब्दों को, या तो फ्रेजेस को, या तो सेंटेंस को जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। मैं उन शब्दों को
वन बाय वन आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश करूंगा कि उसका हिंदी, उसका अंग्रेजी दोनों साथ साथ रखूं, ताकि आपको एहसास हो कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। आप भी वैसे सेंटेंसेस को सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और जितनी कल्पनाशील आप होंगे उतना ही नए नए प्रकार के सेंटेंस आपके मस्तिष्क में पैदा होगा। आप उसे लिखेंगे, आप उसे बोलेंगे, निसंदेह आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो कंजक्शन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स में वी आर गोइंग टू लर्न दोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दैट इज cumulative conjunction, adversative conjunction, disjunctive conjunction, and relative conjunction. All these four are now I am going to display before all of you. Let us learn one by one. I will try to give you one or two examples so that I may convince you and you may learn it. गौर करेंगे। सबसे जो पहला कंजक्शन है, सबसे पहला वर्ड्स को मैं ला रहा हूं और यह है, सेंटेंस को देखिए, जैसे मैंने उसे बताया था। फिर भी उसने मेरा इंतजार नहीं किया। गौर कीजिएगा, यह फिर भी का यहां पर एक और अर्थ मिल रहा है। मैंने उसे बताया था, यद्यपि उसने मेरा इंतजार नहीं किया। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, एक शब्द है जिसको कहते हैं ऑल्दो। ऑल्दो, क्योंकि इसके द्वारा ही यह जोड़ा जा रहा है। फिर भी का भी बोध कराता है और यद्यपि का भी बोध कराता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? मैंने उसे बताया था, आपने टेंस में सीखा है। उसने मेरा इंतजार नहीं किया, टेंस में सीखा है। टेंस आपके पास बिल्कुल क्लियर है, आप आराम से इसको अब लिख सकते हैं। सेंटेंस हो जाएगी, ही डिड नॉट वेट फॉर मी ऑल्दो I had told him to. He did not wait for me, although I had told him to. मैंने उसे बताया था, फिर भी उसने मेरा इंतजार नहीं किया। दूसरे वर्ड्स को देखें, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस आएंगे इसमें। कोशिश करूंगा कि सारा प्रकार को मैं कवर कर लूं। दूसरा एक शब्द, इस बार मैं लेके आ रहा हूं एंड को। बहुत सिंपल सा कंजक्शन जिसका अर्थ होता है और। जैसे पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस है, आप कल्पना करें, जैसा जी चाहे आपका सेंटेंस सोचने का आप कर सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। टेंस को आपने सीख रखा है। अब टेंस क्या, आप तो टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ आपके मस्तिष्क में है। अभी तक तो मैं आप सभी को इन चैप्टर्स के माध्यम से एक एक सेंटेंस सिखला रहा था। अब ग्रामर की लगभग पूरी चैप्टर्स को, 8 प्रकार के वर्ड्स को, 5 प्रकार के सेंटेंस को मैं कवर करने जा रहा हूं।
अब आगे आने वाली वीडियोज में आप सेंटेंस नहीं सीखेंगे, बल्कि अब पैराग्राफ आएगा, क्योंकि एक एक सेंटेंस, जब असर्टिव सेंटेंस शुरुआत होता है सब्जेक्ट से और अंत होता है फुल स्टॉप से, और वैसे फुल स्टॉप लगाना आपने 10 जगह पर सीख लिया, तो जाने अनजाने में आपने एक पैराग्राफ को लिखना सीख लिया। 10 फुल स्टॉप मतलब एक पैराग्राफ। अगर आपने 10 पैराग्राफ को लिख डाला तो आप एक राइटर हो गए, आपने कहानी को लिख डाला। और यदि आपने 10 कहानी लिख डाला तो निसंदेह आप तो एक राइटर हो गए। तो ये बेस है हमारा। अगर ये बेस को आप सीख लेते हैं तो आप इसके बल पर, इस बेस को जानने के बाद आप चाहें तो पोएट्री कंपोज, पोएम कंपोज कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रामा लिख सकते हैं, आप चाहें तो नॉवेल लिख सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर बनने का, ड्रामेटिस्ट बनने का, नॉवेलिस्ट बनने का, ये सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं जब बेस हमारा क्लियर हो जाता है। तो गौर करेंगे, आने वाली क्लासेस में मेरी कोशिश होगी कि अंग्रेजी की उन तमाम चीजों को मैं आपके सामने रख सकूं जिससे आपका विकास, आपके व्यक्तित्व का विकास दिन दूनी रात चौगनी हो। सेंटेंस को देखें, पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर, और से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वेरी सिंपल टू राइट। क्या लिखेंगे हम लोग? पुरुष, यानी एक पुरुष की बात नहीं है, ढेर सारे पुरुष का बोध हो रहा है, तो मैन नहीं मेन हो जाएगा। हम यहां पे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, मेन रूल द वर्ल्ड। अब आगे में और है तो और के लिए हमारा ये कंजक्शन आ गया, एंड वीमेन रूल मेन। इट्स क्वाइट सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखें, बांटो और राज करो, यह उनकी नीति है। बांटो और राज करो, यह उनकी नीति है, यानी डिवाइड एंड रूल इज देयर पॉलिसी। आई होप इट विल बी क्लियर। तीसरे को देखते हैं। तीसरा जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, आपने इसे ऑलरेडी एडजेक्टिव को सीखने के क्रम में सीखा था, और ये बड़ा आसान सा बनता है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, और इसका अर्थ हो जाता है इतना उतना। जैसे यदि आप कहते हैं वह सिंह जैसा बहादुर था, तो ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। ये तुलना करता है, और इसकी एक विशेषता और भी है, मैं यहीं पर आपके साथ शेयर कर देना चाहूंगा ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। whenever there is a comparison between two objects, that is known as simile. Simile is a figure of a speech. We are learning parts of a speech. Parts of a speech, learning of parts of a speech is helpful for the development of sentence pattern. But figure of a speech is helpful for the poem writer, I mean poet.
There are so many figure of speech used by them in their poetry, in their poems, to enhance the beauty and effect of it. So, whenever there is a comparison between two objects, that is said to be simile, and that is known as figure of speech, simile, metaphor, alliteration, hyperbole, exaggeration, climax, anticlimax. These are important figure of speech. You have to go deep to understand the terms of the figure of speech. So whenever you make a comparison like that, as plus adjective plus as, that becomes simile. अगले को देखते हैं, अगला कौन सा शब्द आएगा कंजक्शन का, जिसके द्वारा हम सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे गौर करेंगे, वह मुझे आदेश देती है, मानो मानो या जैसे, आप इसका ही प्रयोग कर ले, भाव को समझने का प्रयास करेंगे। वह मुझे आदेश देती है मानो या जैसे मैं उसका नौकर हूं। गौर कीजिएगा, मानो, मानो के लिए एक बड़ा सुंदर सा वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं एज इफ, या फिर अगर आप एज इफ का प्रयोग नहीं कर रहे तो आप इसकी जगह पर कर सकते हैं एज दाउ। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों कंजक्शन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप एज इफ या एज दाउ करते हैं तो आगे में कल्पना दिखती है और सब्जेक्ट के बाद आपको वेयर का प्रयोग करना चाहिए। वेयर का, एज इफ के बाद वेयर का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जरूरत हो तो हैड का प्रयोग करना चाहिए। अब सेंटेंस लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। गौर करेंगे सेंटेंसेस पर, जैसे सी orders me as if या as thou I were her servant। एक एग्जाम्पल और देखें, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो तुमने एक साल से स्नान नहीं किए हो। वाक्य को देखेंगे, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो तुमने एक साल से स्नान नहीं किया हो। सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस इज क्वाइट सिंपल, यू लुक as though you have not had a bath for a year. You look as though you haven't had a bath for a year. अगले कंजक्शन को देखें, एक एक सेंटेंस जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पूर्व में भी आपने सीखा होगा किसी न किसी चैप्टर को डील करने के क्रम में।
और आज एक जगह पर सारे कंजक्शन को लाने का, आपके सामने रखने का मैं कोशिश कर रहा हूं। एक एक सेंटेंस को सीखने के बाद आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसके बल पर उसी के अनुसार 10, 20, 50 सेंटेंस को मस्तिष्क में प्रैक्टिस करें। कोशिश करें किसी के सामने ऐसे 10 सेंटेंस को बोल जाने का, कोशिश करें कॉपी पर उन सेंटेंसेस को लिख लेने का। अगले सेंटेंस को देखें। अगला सेंटेंस में मैं ले रहा हूं एक शब्द, वह है एज सुन एज। यह अर्थ देता है ज्यों ही का, जैसे ज्यों ही अध्यापक आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। इस वाक्य को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। जरा सेंटेंस को देखें, हिंदी के सेंटेंस को। ज्यों ही अध्यापक आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं, या अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्या कोई अर्थ में अंतर है? यह हमारी मातृभाषा है, हमारी हिंदी है, जो सेंटेंसेस को देख करके एक मस्तिष्क में कंफ्यूजन को क्रिएट करती है। लेकिन अगर दोनों वाक्य को मैं आपके सामने रख दिया हूं तो आपको सहज यह अनुमान लग रहा होगा कि बोथ द सेंटेंसेस आर सेम। तो वैसी स्थिति में हम इसे कैसे लिखें? सेंटेंस हो जाएगी, गौर कीजिएगा, टेंस पहचान रहे हैं आप, एज सुन एज ए टीचर comes, comma, boys stand up। एक सेंटेंस को आपने सीखा, मस्तिष्क में रखा, किसी भी टेंस में जाए आप उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कल्पना के आधार पर, अपनी सोचने समझने की शक्ति के आधार पर। अगले को देखा जाए, एक वर्ड है नो सूनर। गौर से समझिएगा इस वाक्य को, क्योंकि सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस नकारात्मक है, निगेटिव है। और जब नो सूनर से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो आगे अगले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में देन का प्रयोग निश्चित होगा। किसी कारणवश आपने देन का प्रयोग नहीं किया तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से गलत माना जाए। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। गौर कीजिएगा सेंटेंस को, जैसे मैं उसी सेंटेंस को लिख रहा हूं और इसमें कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। सेंटेंस के पैटर्न को पहचानेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे लिखा जाए इस वाक्य को? इस वाक्य को जब लिखेंगे तो आपको चलना चाहिए नो सूनर, नो सूनर, तुरंत लाए डज को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग किया जाता है, हम तुरंत लाएंगे डज को क्योंकि थर्ड पर्सन आने वाला है। नो सूनर डज ए
टीचर कम। गौर करेंगे, डज जब लग गया तो एस का प्रयोग नहीं करना है। अब यहां पर हमें तुरंत लिखना पड़ेगा देन बॉयज स्टैंड अप। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। विशेषता है इसमें, ध्यान में रखिएगा। जैसे थोड़ा सा टेंस को बदल रहा हूं। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। यहां पर है हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर हो गए पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, सेंटेंस हो जाएगी नो सूनर। क्योंकि पास्ट है तो हम तुरंत लाएंगे डिड को। प्रेजेंट में क्या लाएंगे, डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन पास्ट में लाएंगे डिड को। नो सूनर डिड आ टीचर कम देन, यह देन तो नो सूनर के बाद फॉलोड होता है। देन बॉयज स्टूड अप। ध्यान रखिएगा, ये नो सूनर देन और हार्डली व्हेन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डली व्हेन अफर्मेटिव, बट नो सूनर देन निगेटिव। अगले कंजक्शन के वर्ड्स को देखा जाए। आप कहते हैं एज वेल एज, एज वेल एज। जैसे इसका प्रयोग एग्जाम्पल के मुताबिक देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। जैसे तुम बहरे हो और साथ ही अंधे भी हो। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि एज वेल एज साथ का अर्थ देता है, टुगेदर विथ भी साथ का अर्थ देता है, एलोंग विथ भी साथ का अर्थ देता है। आपको मस्तिष्क में याद आ रहा होगा, ये साथ का अर्थ देता है। तुम बहरे हो और साथ ही अंधे भी हो, लिखना बड़ा आसान होगा। यू आर डिफ एज वेल एज ब्लाइंड। वेरी क्लियर आई थिंक। अगले को देखिए, अगला एक वर्ड आता है बिकॉज। सिंपल सा इसका अर्थ होता है कारण। बिकॉज कारण को दिखलाता है और इसका अर्थ मिल जाता है क्योंकि। क्योंकि बिकॉज प्रोवाइड्स यू हिंदी वर्ड्स क्योंकि, लेकिन ये कारण को दिखलाता है। जैसे मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। सिंपल सेंटेंस दिस वन इज, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। एक सेंटेंस और देखें बिकॉज से, तुम कल क्यों नहीं आए। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस कैसे लिखेंगे इसे, ये डायरेक्ट डायलॉग फॉर्म में मैं लिखने की प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तुम कल क्यों नहीं आए, सिंपल पास्ट इन डेफिनिट टेंस। व्हाई डिड नॉट यू
come yesterday. Note of interrogation. आंसर क्या आया? आंसर आया क्योंकि मैं बीमार था। अब यहां पर आप कर सकते हैं बिकॉज आई वॉज इल या सफरिंग फ्रॉम फीवर, वॉट एवर यू लाइक यू कैन यूज। अगले को देखें, अगला कंजक्शन के वर्ड्स। बिफोर, आपको याद होगा बिफोर पहले का अर्थ देता है और ये प्रीपोजिशन भी है। एक वर्ड और इसमें इस्तेमाल कर लेता हूं, आफ्टर। अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो बिफोर पहले और आफ्टर बाद का अर्थ देता है, लेकिन इसका हम कंजक्शन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। गौर कीजिएगा, मैं दोनों को दिखाने का प्रयास करूंगा। बोलने से पहले विचार करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। एक सेंटेंस और देखिए, मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया। मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया। ही arrived after the meeting was over। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं जो हम लोग प्रतिदिन अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। वैसे शब्दों को, वैसे वाक्यों को आपके सामने रख रहा हूं। उद्देश्य है कि आप इसे अपनी मस्तिष्क में नए नए सेंटेंसेस को फ्रेम करने में इस्तेमाल करें और सीखे गए तरीकों का उपयोग करें। एक और आज की क्लास का अगला शब्द देखें, बट। यह लेकिन को दिखलाता है, लेकिन का अर्थ देता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, तुम्हें यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस को आप समझ रहे हैं। सेंटेंस को समझने के लिए टेंस और मॉडल्स जो एरिया के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सहायता करता है यदि आप उसको आपने मस्तिष्क में रख लिया है। यदि वह नहीं है तो परेशानी तो आएगी। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखें? ये सेंटेंस हो जाएगा, इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू, बट इट इज ट्रू। एक एग्जाम्पल और बट से ही, जैसे एक नहीं, एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने उसको मारा। सेंटेंस इज क्वाइट सिंपल फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिखें कैसे? नॉट वन,
नॉट आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। नॉट वन बट टू बॉयज बेट हिम। बीट बेट बीटन, स्पेलिंग सेम रहता है, उच्चारण चेंज हो जाता। ठीक वैसे ही रिड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहता है, उच्चारण बदल जाता है। बीट बेट बीटन। I hope whatever the things discussed today before all of you, it will be helpful to understand, to remember, to frame new kinds of sentences according to your own wish. The conjunction chapter is not going to be concluded today. It has a next part also. Some of the words I have not completed in this video, so I will do it in the coming time, in the coming videos. Till then, I wish all of you a lot of thanks. Thank you very much for enjoying such sort of didactic educational videos. Thank you. Thank you very much.